जैसा कि जो हमारा उपविषय चल रहा है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं जो हमारा उपविषय है क्या है, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन नहीं, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। ठीक है भाई। अभी तक जो हम कर चुके हैं विशेष लेखन क्या होता है, पेज नंबर 89 निकाल लीजिए और बिल्कुल अंत का में अंतिम जो पद है। इसी तरह अखबारों पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकारी या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे रक्षा विज्ञान, विदेश नीति, कृषि, ऐसे किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है। अगला पेज निकाल लीजिए। वो इसकी बारीकियां समझता है, उसके पास विश्लेषण करने की अक्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता है। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है उतनी आमतौर पर किसी के पास नहीं होती। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है। वे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी जबान पर होता है। ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को आम पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स के स्तंभ या लेख टिप्पणियां समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होती है। विशेष लेखन की भाषा और शैली। सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र है। उनसे जुड़ी घटनाओं, मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित है तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराएं कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मिसाल के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेश संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे सब पढ़ते होंगे। इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसिंग आसमान पर आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए उसे जुड़े खास शब्द, मसलन पश्चिमी हवाएं,
आर्द्रता, टॉक्सिक्स, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदि शब्दों की ओर भी आपका ध्यान गया होगा। खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होगी। लेकिन अगर आप समाचार, अगला पेज निकाल लीजिए, फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। जैसे आप किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज पैक के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन की सभी पाठक नहीं पढ़ते, विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। जैसे समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं, लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? कम से कम 25 या 30 होते हैं। कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा 30। आपकी इस किताब में ये बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अर्थ व्यापार, दूसरा खेल, तीसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी, चौथा कृषि, पांचवा विदेश, छठा रक्षा, सातवां पर्यावरण, आठवां शिक्षा, नौवां स्वास्थ्य, 10वां फिल्म मनोरंजन, 11वां अपराध, 12वां सामाजिक मुद्दे और अंतिम है कानून आदि। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतौर पर रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं, जिनमें अलग से विशेषता की जरूरत होती है। लेकिन समाचार पत्र और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। अगला पेज निकाल लीजिए, ठीक है भाई। विशेष लेखन के लिए हम जब विशेषता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हैं जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ी है जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या MBBS जैसे प्रोफेशनल और उस डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं। लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह की पत्रकारी या विशेषज्ञता से है। पत्रकारी या विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सके। कैसे हासिल करें विशेषज्ञता? आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स बट मास्टर ऑफ नन के बजाय मास्टर ऑफ वन की मांग की जा रही है। सवाल यह उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। इसके अलावा यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जैसे आप 12th करते हो ना, 12th के बाद भी डिप्लोमा होता है इसमें पत्रकारिता में, और अगर इसमें डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना चाहते हो या मास्टरी गेन करना चाहते हो तो इसमें आप एमए भी कर सकते हो, इसमें आप एमफिल भी कर सकते हो, इसमें आप पीएचडी डीलिट भी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारिता विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबर और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषण को कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए, यानी कि सुरक्षित रखनी चाहिए वो कटिंग। एक तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटा कर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और इनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए। यही नहीं, जिस विषय में आप विशेषता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर अपनी डायरी में जरूर रखिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषता हासिल करना चाहते हैं और आपके पास परिचित अर्थशास्त्री और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर हैं तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं या उसका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। अगला पेज निकाल लीजिएगा। इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषता एक दिन में नहीं आती। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का पर्याय है। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञ बना सकती है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विशेष लेखन का दायरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू है। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने के बजाय कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विशेष लेखन की बारीकियों और उसकी शैलियों पर चर्चा करेंगे। कारोबार और व्यापार, अगर ये एग्जाम्पल दे दिया विशेष लेखन के लिए, ठीक है। अगर आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती है। तो इन सब का कारोबार और, अगला पेज निकाल लीजिए, अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा कि नीचे गिर गया। इसी तरह सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा की कीमत, जरूरी उपभोक्ता चीजों की कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीजों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे कौन कौन से कारण है, आम लोगों को इससे क्या फायदा या नुकसान होगा, इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें बचाव के लिए क्या करना चाहिए आदि जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है। कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र शामिल है। उन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेषता हासिल करना कठिन है। यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है। जैसे कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ है तो कोई निवेश के मामलों, कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ है तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ज्यादा
जानता है और कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का। यानी कि हर एक के अपनी रुचि होती है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, जैसे हम लोग खेलते हैं ना, खेल खेलते हैं, अब ये जरूरी तो नहीं कि साक्षी भी का जो इंटरेस्ट है वो सभी खेलों में हो, कोई एक इसका फेवरेट खेल होगा और उस फेवरेट खेल में ये एक्सपर्ट होगी। बाकी खेल खेल सकती है लेकिन एक खेल में तो ये बिल्कुल एक्सपर्ट होगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही इसके अंदर भी जो पत्रकार होते हैं वो पत्रकार भी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए टीचर है, या ये नहीं बोलते जब कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर क्या नाम है, कई बार ये बोलते हैं कि 15 साल का अनुभव हमें, ऐसे ही नहीं, ये जो बाल सफेद हुए हैं यानी कि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने उस व्यवसाय में। ठीक है, तो ऐसे ही पत्रकार भी अपने अपने क्षेत्रानुसार वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। आगे चलिए, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा हुआ, खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया। राजनीति भी इसे अछूती नहीं है, वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता है। इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता के तुलना में काफी जटिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफी जानता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। शेयर बाजार के एक समाचार के उदाहरण पर गौर कीजिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये पढ़ लेना आप, आगे निकाल लीजिएगा अगला पेज। अगले पेज पे ये एक पंक्ति है, इन रोजमर्रा की खबरों के अलावा सोने की बढ़ती कीमतों का विश्लेषण करता एक फीचर प्रस्तुत है जो विशेष लेखन का एक उदाहरण है। नित्य नया शिखर नया निखार, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना। पेज नंबर 97 निकाल लीजिए, 97। ठीक है भाई। खेल, अब खेल के संदर्भ में पढ़िए। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता हो, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव बन जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो चुका है, जो खिलाड़ी है ना वो जब तक खेलते हैं ठीक है, वरना एक जब उन्हें अच्छी सी पदवी मिल जाती है या अच्छा से मान सम्मान मिल जाता है तो वो किसकी ओर भागना शुरू कर देते हैं, आज के खिलाड़ी भागना शुरू कर देते हैं राजनीति की ओर। करंट का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बिल्कुल योगेश्वर दत्त है, बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ने लग रहे, कुश्ती में एक्सपर्ट है। ठीक है, संदीप सिंह है जो कि इस इधर कुरुक्षेत्र साइड से जो विधायक बने हैं और वो हरियाणा के क्या है, खेल मंत्री है, खेल मंत्रालय उन्हीं के पास है। गीता फोगाट है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, जब तक इनका जो रुचि है खेल में है ठीक है, वरना फिर क्या कर लेंगे ये, उसके बाद इन्हें अच्छी पदवी मिल गई,
एसपी बन गए, डीएसपी बन गए या आईजी बन गए, उसके बाद ये धीरे धीरे राजनीति की ओर भागना शुरू कर देते हैं। अब आपने देखा भी होगा, अब तो इतना बहुत कम हो चुका है ये, लेकिन जिस टाइम में ये कांग्रेस की पार्टी थी हरियाणा में, उस टाइम आपने देखा अभी खिलाड़ियों को अलग से वेतन मिलता, अलग से कोटा होता उनका हर एक डिपार्टमेंट में, सरकारी जॉब के लिए भी। ठीक है, अगर आपने कोई मेडल, हुड्डा साहब ने एक वो भी चलाई हुई थी एक नीति की, वही जो पदक लाएगा वही सरकारी नौकरी पाएगा। ठीक है, और बहुत सारे खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिली। अब जैसे वो था जोगिंदर शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ जब चैंपियन ट्रॉफी में मैच, फाइनल मैच जीता, उन्होंने कैच पकड़ी, उसके बाद उसमें वो ऐसे छा गए कि सीधा ही उन्हें डीएसपी की भर्ती से रोहतक में उन्हें ड्यूटी दे दी। तो इस तरह से क्या होता है, अगर वो जब तक खेलते हैं ठीक है, वरना फिर क्या हो जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। चलिए, लेकिन खेलों में ये हो चुकी हैं पंक्तियां, खेल यह सब एक उत्सव बन जाते हैं। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं, और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वाले और उससे देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। दंगल फिल्म देखी होगी आपने, गीता फोगाट और बबीता फोगाट की, आमिर खान जी होते हैं उनके पिताजी, देखिए है ना। तो उसमें और वो भी देखी होगी, क्या नाम है, सनी और धर्मेंद्र और बॉबी देओल होता है, क्या नाम है उस फिल्म का, उसमें भी खेल से संबंधित वो बॉक्सिंग करता है सनी, नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, एक खिलाड़ी का अपना अलग से ही छाप होती है, अलग से उसके समाज के अंदर एक मान सम्मान होता है। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है। सभी समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ होते हैं, और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आप स्पोर्ट्स का चैनल अलग होगा, फिर स्टार 1 या 2 पे अलग से दिखाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से अलग अलग चैनल होते हैं ना, उसमें कभी वो कुश्ती है, कभी उसमें कबड्डी के, जैसे ये प्रो कबड्डी के मैच है। अब की बार तो ये कोरोना महामारी की वजह से हो नहीं पाए, लेकिन हमारा इंटरेस्ट होता है, हम फिर उसमें कबड्डी देखते हैं, प्रदीप नरवाल है या फिर अन्य जो खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते हैं, उन्हें देख के फिर ऐसे ही हम सीखते हैं, खेलना शुरू करते हैं। और कई बार तो हम ये देखते हैं कि सबसे कम सबसे जल्दी अगर कामयाबी अगर हासिल हो सकती है तो कौन से खेल में हो सकती है, उस खेल को लेके चलते हैं। आज अगर ज्यादातर खिलाड़ी भागेंगे तो किसके पीछे भागते हैं, या तो क्रिकेट के पीछे, या कबड्डी के पीछे, या फुटबॉल के पीछे। ठीक है, चलिए, पत्र